मिल्कीपुर में जिस तरह का चुनाव हुआ उसमें सपा की हार का सबसे बड़ा कारण क्या देख रहे हैं? भरत जी, मेरा सवाल आपसे भी है क्योंकि आप भी मिल्कीपुर में ग्राउंड पे रहे। जब मैं लोगों से बात करती, क्योंकि मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि मिल्कीपुर का जो वोटर रहा वो बहुत ज्यादा साइलेंट रहा, खुल करके नहीं बोला कि आखिर क्या होने जा रहा है। और जो मुझे वोटर्स मिले वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स मिले जो मुखर होकर अपनी बात कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि सपा की इतनी बुरी हार जो अभी फिलहाल हम देख पा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा क्या कारण है? देखिए प्रज्ञा जी, मैं कहता हूं तो और बहुत, देखिए मैं चंद्रकांत जी भी हमेशा हैं, मैं जमीनी बात चंद्रकांत जी बताता से हूं भी जो बात मैंने आंख करेंगे। से हाँ। देखा। आंख से देखा वही बताता हूं। पहली बात, समाजवादी पार्टी की हार का कारण जो शासन प्रशासन, वो तो हम सब लोग आंख से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो अजीत प्रसाद अपनी ही बूथ पर चुनाव हार गए, ये अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि वहां पर, बिल्कुल सही कहा सर ने, कि ये कड़ा संदेश देने के लिए कि हमारा वर्चस्व कायम है, कायम था, कायम रहेगा। पिछली बार झूठ बोलकर, पिछली बार बरगला कर संविधान के मुद्दे के मामले में लोगों से वोट ले लिया। इस बात का संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, जिसमें वो देने में कामयाब हो रही है। अब मसला ये है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं जीती? क्या और मेहनत हो सकती थी? इसका जवाब प्रज्ञा जी मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के दूंगा, हाँ हो सकती थी। जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि वहां पर 11 मंत्री, 9 मंत्री, 11 विधायक या 11 मंत्री फलाने उतरे हुए हैं, पूरी भाजपा की फौज उतरी हुई है, फलाना उतरा हुआ है, तो फिर समाजवादी पार्टी के पास भी 37-38 सांसद हैं, उनको वहां पर उतारना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के पास भी 100 से ज्यादा विधायक हैं, उनको भी वहां उतारना चाहिए था। लड़ाई अगर बराबर की लड़नी थी तो लड़ाई फिर बराबर की ही लड़नी थी, बिल्कुल धुआंधार लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ज्यादा दौरे बढ़ाने चाहिए थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को या फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को मिल्कीपुर के ऊपर। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से वो लड़ाई नहीं लड़ी गई जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी। उस सीट को बचाने के लिए, जो सीट आपकी सबसे ज्यादा वो सीट थी जिसको आप पूरी दुनिया में दिखा रहे थे, पूरे देश में दिखा रहे थे, बता रहे थे। उसको एक लफ्ज में कहे, मुझे वो लफ्ज ध्यान नहीं आ रहा है, सिंबॉलिक, सबसे ज्यादा सिंबॉलिक सीट थी कि आप ये दिखाते थे कि भाजपा धर्म क्षेत्र की भी सीटें हार गई है या धर्म क्षेत्र में भी भाजपा को कोई समर्थन, तो उस सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए था। कोई मुझसे पूछे कि भरत जी आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता को पिछले 18-17 वर्ष से कवर कर रहे हैं, तो क्या आप ये देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया? तो मेरा जवाब सिंपल सा ये है कि नहीं, पूरा जोर नहीं समाजवादी पार्टी ने लगाया, नंबर एक। दूसरा दूसरा ये कि उपचुनावों में नेता हो सकता है जब आप इतना जोर लगाने के लिए उतरते ना हो, या उपचुनावों में उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा जोर लगाने का प्रचलन नहीं रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से एक कदम आगे इस मामले में रही, भारतीय जनता पार्टी, कि भले योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं दिखाया कि मैं पूरा जोर लगा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ गए तो वहां 10-11 बार इतने इतने समय में, पूरे चुनाव में, लेकिन उनकी पार्टी ने पूरा का पूरा जोर, दमखम, पूरी पावर, बिना ये सोचे कि ये उपचुनाव है, बिना ये सोचे कि ये पार्षदी का चुनाव है, बिना ये सोचे कि ये छोटा सा चुनाव है, या बिना ये सोचे कि ये एक सीट का चुनाव है, यहां पर विशेष अंतर दिखाई देता है। अब जो और बड़ा वृहद अंतर है वो यहां पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी आधी ताकत के साथ लड़ती और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ती तो भी मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी। लेकिन सत्ता की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी को यह पहले ही मालूम चल गया था, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने संसद के भीतर वो कफन लहराया और कफन के बारे में बताया कि चुनाव आयोग को कफन ओढ़ लेना चाहिए। क्या कुंभ में हुई भगदड़ का कोई असर मिल्कीपुर में नहीं था? था। कुंभ में हुई भगदड़ का असर मिल्कीपुर के भीतर था। ये तेज कहां बज रहा है? थोड़ा डाउन करो, आवाज रिपीट हो रही है। ये मिल्कीपुर में असर बिल्कुल था। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर थी। इस टक्कर को प्रशासन ने बिल्कुल आसान कर दिया। ये हुई मिल्कीपुर की बात। और मैं बात अगर करूं दिल्ली की, प्रज्ञा जी, तो दिल्ली में तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकार अपने अपने एंगल से देखते हैं। केपी मलिक सर वहीं रहते हैं तो उस हिसाब से देखते हैं, अशोक वानखेड़े सर दूसरे हिसाब से देखते हैं।
श्रीलाल जी थे हमारे साथ, वो दूसरी तरह से देख रहे थे, हो सकता है चंद्रकांत दूसरी तरह से देखे। चंद्रकांत भी 4-5 साल दिल्ली में रहे हैं। मैंने अपने जीवन के कम से कम नहीं तो 6-7-8 साल दिल्ली को दिए हैं, दिल्ली में निवास किया हूँ 6-7-8 साल। तो ये आप देखिए कि दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को एक कमजोर मुख्यमंत्री फोकस किया। ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा मुझे कारण दिखाई देता है हार का, कि जनता भी उसी के साथ रहती है जो ताकतवर होता है। क्यों नरेंद्र लेकिन मोदी भरत जी कभी एक ये बात नहीं बताइए, दिखाते? क्यों? अरविंद प्रज्ञा जी, केजरीवाल मैं ने बात अभी पूरी ही कर लूं, अपने आप को कमजोर मैं मुख्यमंत्री बात साबित पूरी नहीं कर लूं, किया। इससे पहले भी तो अरविंद केजरीवाल सेम ही रणनीति के साथ चुनाव लड़ते आए हैं मैं और बात जीतते मैं आए बात हैं। पूरी मैं बात पूरी कर लूं प्रज्ञा जी। जब 2013 में जीते थे तो 2013 के बाद नायक की तरह काम कर रहे थे। हम लोग उस समय दिल्ली की ही उस समय पत्रकारिता कर रहे थे और वहीं पर थे 2013 में। नायक के तरीके से अरविंद केजरीवाल काम कर रहे थे। नायक पिक्चर देख लीजिए और अनिल कपूर को देख लीजिए, कोई अंतर आपको अनिल कपूर को देख लीजिए और केजरीवाल को, कोई अंतर आपको उस समय समझ नहीं आ पाता कि किस तरीके से लोगों को लगा कि ये तो चमत्कारी चमत्कारी नेता कोई आ गया है, इस तरीके से काम कर रहा है, ऐसा कौन करता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किया। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने काम किए जब दूसरे टर्म में आए। तीसरे टर्म में 2020 में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की लीक पर चलने लगे, पीछे-पीछे चलने लगे, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति पर चलने लगे, प्रोपेगेंडाबाजी में बिलीव करने चलिए लगे खबर ले और लेते हैं, उनको ब्रेकिंग ले लेते उनको हैं ये भरत जी। लगने लगा कि वीडियोबाजी से, उनको ये लगने लगा कि टीवी पर ज्यादा दिखने से, एड पर ज्यादा खर्च करने से, एड पर पैसा दिखा बताने से ज्यादा काम होता है। पड़पड़गंज से अवध ओझा चुनाव हार चुके हैं। देखिए प्रज्ञा जी, ये एक और बड़ी खबर आ चुकी है और इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था पहले कि से अवध लगाया ओझा हुँ। बहुत समय से किसी न किसी पार्टी में जाना चाह रहे थे और वो जब गए आम आदमी पार्टी में, तब भी उनका लक ठीक नहीं रहा। बैड लक अवध ओझा का, ये हम कहेंगे कि इतने समय से राजनीति में आना चाह रहे थे, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में और जाते जाते आम आदमी पार्टी में गए और वहां भी चुनाव हार गए। लेकिन खैर, उनकी प्रोफाइल में लिखा जाएगा कि अवध ओझा पड़पड़गंज सीट से, जहां से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, उनकी सीट पर उनको सम्मान देने के लिए शिक्षा मंत्री ने अपनी सीट छोड़ दी और अवध ओझा सर को वहां से लड़वाया, लेकिन चुनाव हार गए। उनके सीवी में लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हारी हुई सीट लगभग पहले से मालूम चल रही थी, पड़पड़गंज। लेकिन दिल्ली के भीतर जनता ने आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा प्रज्ञा जी इसीलिए खोया क्योंकि कोई भी रोतू मुख्यमंत्री या रोतू लीडर को स्वीकार नहीं करना चाहता, जो बात बात पर रोए कि हाय ये कर दिया, हाय वो कर दिया, हाय हमारे पास नहीं, हाय हमारे पास नहीं, हाय ये कर रहे। तो जनता ने ये सोचा कि जब आप इतना हाय हाय कर रहे हैं तो जिसके पास पावर है फिर उसी को दे दिया जाए ना। इस बार यहाँ फिर हाय हाय भी नहीं होगा, फिर थोड़े बहुत काम भी होंगे। और दूसरी सच्ची बात ये भी है कि दिल्ली में तीसरे टर्म में आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत काम वैसा विशेष किया नहीं है। एक स्कूलों का बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, और बिजली पानी वाला जो फ्री वाला मॉडल है, अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि फ्री वाला मॉडल तो हम भी देंगे, बिजली पानी जो मिल रहा था वो तो मिलता रहेगा, एक्स्ट्रा हम ये 2100 भी देंगे। तो अब लोगों ने सोचा जो मिल रहा था वो तो मिल ही रहा था, जो नहीं मिल रहा था वो भी ले लेते हैं, एक बार टेस्ट बदल कर देख लेते हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती मेरे ख्याल से प्रज्ञा जी ये है कि आम आदमी पार्टी को अब कांग्रेस देखेंगे और भरत जी, बड़ी भारतीय खबर जनता है, कोई है पार्टी। ले लेते हैं। अभी तक कांग्रेस की वजह से आपको 10 सीटों का नुकसान सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस की हाँ, वजह से आम आदमी पार्टी इसी को 10 इसी सीटों का बात पर नुकसान। मैं अपनी बात में भी आ रहा था कि अब आम आदमी पार्टी को चुनाव हारने से ज्यादा मेहनत इस बात पर करनी चाहिए। चुनाव हार गए ये बड़ी बात नहीं है प्रज्ञा जी, ये तो होना था। अब आम आदमी पार्टी को, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप लिख लीजिए, अब आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से बचकर रहना पड़ेगा। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों नेशनल पार्टियां हैं और दोनों किसी भी राज्य में नहीं चाहेंगी कि कोई तीसरा प्लेयर आकर उनके बीच में घुसे। अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रहेगा तो आज नहीं तो कल कांग्रेस दिल्ली में आएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बनी रहती है, इसी तरीके से जीवित रहती है, लड़ती रहती है, तो फिर कांग्रेस का आना मुश्किल है। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगी। खत्म करने से मतलब मेरा ये है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में नहीं रहेगी तो पूरी तरीके से उसको दरकिनार करने की कोशिश होगी और आम आदमी पार्टी को अपने आप को इसी चीज से बचाना है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर खतरा पार्टी टूटने का है। जिन लोगों को 15-15 करोड़ का ऑफर चुनाव का रिजल्ट आने से पहले मिल सकता है, तो रिजल्ट आने के बाद कितने का ऑफर मिलेगा? और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात को जानती है कि बिना आम आदमी पार्टी को किनारे किए दिल्ली के भीतर सत्ता
हमेशा के लिए कायम रखना या एक दूसरे में सत्ता का इधर-उधर ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है। तो आम आदमी पार्टी धीरे-धीरे बड़ा नासूर बनती जा रही थी कांग्रेस के लिए भी, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो गुजरात में हो, हर जगह आम आदमी पार्टी टांग अड़ा रही थी और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का दोनों ही पार्टियों के लिए ये सबसे सही समय है। तो यहाँ पर ये हार कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने मुझे दिखलाई देती है। ये हार का विश्लेषण अस्तित्व बचाने के विश्लेषण से बहुत छोटा है प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है।